हेलो एवरीवन, के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में एक चैप्टर गति जो है हो चुका है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें भी कुछ क्लासेज हो चुके हैं, जैसे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पढ़ना है और न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम हो गया है, ठीक ना। इसमें से दो क्लास हो गया, बल के प्रकार ये सब। तो इसके बाद आज जो है हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, और ये चैप्टर जो चल रहा है बल तथा गति के नियम, ठीक है। तो चलिए इसको जानते हैं क्या होता है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। प्रथम नियम में क्या था? प्रथम नियम में यह था कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु यदि एक गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक ना। ये था न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चलिए तो ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम जानते हैं क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के बराबर होती है, के अनुक्रमानुपाती होती है, के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या हो जाएगा? किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी, ये होता है संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। ये न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, ये संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ठीक ना। कभी कभी ये व्युत्क्रमानुपाती भी हो जाता है, ठीक है, जैसे उल्टा रहेगा तब, ठीक है। अगर यहाँ पे डेल्टा पी को नीचे कर देते, डेल्टा टी को ऊपर, तो कहते कि ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक ना, संवेग परिवर्तन की दर के। तो ये होता है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, इसको नोट कर लेंगे। देखिए इसी नियम में एक आता है फार्मूला F बराबर ma। इसी नियम का जब गणितीय गणना करेंगे हम लोग तो F बराबर ma होता है, इसको जान लीजिए शॉर्टकट में, ठीक ना। होता ऐसे है कि मान लीजिए संवेग परिवर्तन, मान लो P1 बराबर हो जाएगा U, होता है ये संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, तो mu हो जाएगा प्रारंभिक वेग U, ठीक ना। अब P2 बराबर हो जाता है mv। अगर दोनों में से समीकरण एक इसको कर लें, इसको दो, तो दो में से एक को घटा देंगे, समीकरण दो में से एक को जब घटा देंगे तो अब क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 बराबर हो जाएगा mv माइनस mu, ठीक ना। mu हो जाता है, P2 माइनस P1 को हम लोग डेल्टा P लिख सकते हैं, m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u हो जाएगा, ठीक ना। इससे इस वाले से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ पे डेल्टा P के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? m v माइनस u लिख देंगे, अब बटे में डेल्टा T कर दो, ठीक ना, डेल्टा T हो गया। अब इसको यहाँ पे देख लीजिए, अब उतना हो गया, तो F अनुक्रमानुपाती m, अब इसके बराबर त्वरण होता है ना, v माइनस u बटे में डेल्टा T बराबर त्वरण होता है, ठीक है। तो उसके बराबर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं a। अब इसमें f को, मतलब ये अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट k ले लीजिए, k ma। लेकिन यदि k बराबर एक तब क्या हो जाएगा? यदि k बराबर 1 ले लेंगे तब
यह बराबर क्या होगा, के का मान 1 रख देंगे गुणे एम ए, तो के यह बराबर क्या आ गया, एम ए। इसी का गणितीय गणना ये होता है, इसी फार्मूले का गणितीय गणना, यही हमने बताया था। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। हाँ, अब देखिए ये जो न्यूटन के द्वितीय नियम के निष्कर्ष क्या है, जो हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़े हैं, ठीक ना। और न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या फार्मूला निकला था, F बराबर एम में। तो इसका निष्कर्ष क्या है ये हम लोग जानेंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब इसके इसमें पहला लिखेंगे न्यूटन के पहले नियम का निष्कर्ष, यदि वस्तु का द्रव्यमान जो है स्थिर हो, द्रव्यमान न बदले, ठीक ना, द्रव्यमान न बदले, इसको मान लो नहीं बदलना है, तो यह क्या होगा, ए के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक ना। ए के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ये बदलेगा नहीं, तब स्थिर रहेगा, तब ये बराबर का चिन्ह हटा सकते हैं और अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अगर त्वरण नहीं बदलेगा तो ये यम के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान के, ठीक ना। तो इससे आप और इसको थोड़ा समझिए, आपके लिए पहली बार होगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन बार बार जब भी अगर ऐसा आएगा फार्मूला, तो अगर कोई एक स्थिर होगा तो इस मतलब ना, मान लो 5-6 को भी कुछ भी आ जा रहा है, एक्स वाई भी आ रहा है, मान लो यम और एक्स वाई स्थिर हो गया तो इसके ए के अनुक्रमानुपाती हो गया। यदि ये तीनों स्थिर हो गया तो एफ यम के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यदि ये तीनों स्थिर हो जाएगा तो एफ वाई के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक ना। तो जब जो स्थिर हो जाएगा तो वहां से बराबर का चिन्ह हटाकर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा सकते हैं, और उल्टा रहता, बटे में रहता तो उस व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक ना। तो एफ बराबर एम ए से हम लोगों को निष्कर्ष जो निकल रहा है वो लिखेंगे, एफ बराबर एम ए, एम ए लिखेंगे। पहला, नियत द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए त्वरण बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, पाती होता है, ठीक है ना। नियत द्रव्यमान रहेगा तब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ अनुक्रमानुपाती ए, ठीक ना। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए, ठीक ना। एफ अनुक्रमानुपाती ए का मतलब ये हुआ कि ये जो एफ है ना, बल क्या है, त्वरण के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि त्वरण जितना बढ़ाएंगे बल उतना ही बढ़ेगा, समझ रहे हैं। त्वरण जितना ज्यादा होगा उतना ही बल में बढ़ोतरी होगी, ठीक ना। चाहे बल जितना ज्यादा लगाएंगे त्वरण भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है। किसी वस्तु पर बल लगा कर देखिए, जैसे बल, मान लो किसी वस्तु पर खूब बल लगा रहे हैं, ठीक ना, किस चीज को ढकेल रहे हैं। जब ढकेलते हैं हम लोग, पुश करते हैं, तो क्या होता है, जब ढकेलेंगे तो वो वस्तु आगे जाएगी, और जितना ज्यादा दबाव, जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतनी तेज जाएगी वस्तु ना। तो उतना तेज जाने का मतलब क्या हुआ, वेग में ज्यादा परिवर्तन, वेग में ज्यादा वृद्धि। और जब वेग में वृद्धि होती है तो क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है ना। तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चाहे जितना, चाहे उल्टा इसको समझिए, जितना ज्यादा त्वरण रहेगा उसको, उसके लिए बल उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। मान लो आपको एक साइकिल को रोकना है, तो कम बल में रोकेंगे। आपको मोटरसाइकिल, चलती हुई मोटरसाइकिल को रोक देना है, तब क्या करेंगे, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अब ट्रक को रोकना होगा तो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन रोकने के लिए उसके लिए भी बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक ना। यफ जितना बढ़ेगा त्वरण भी उतना बढ़ेगा, त्वरण जितना बढ़ेगा यफ भी उतना बढ़ेगा, ठीक ना। इसको नोट करेंगे। दूसरा लिखेंगे इसमें, अच्छा इसका ग्राफ भी बना लीजिए। त्वरण और बल के मध्य खींचा गया ग्राफ जो होता है, ये क्या होता है, सरल रेखीय होता है, ठीक ना। मतलब कि इधर का देखिए, पढ़ रहे थे हम लोग, ग्राफ ही अध्ययन कर रहे थे, जैसे इधर का बढ़ रहा है तो इधर का भी बढ़ रहा है, इधर का बढ़ रहा है तो इधर का भी, मतलब बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। इसीलिए हमने बताया कि जब यफ बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो यफ भी बढ़ेगा। उसको ग्राफ को बना लेंगे, यहाँ पे ए कर लीजिए, यहाँ पे एफ कर लीजिए, चलिए। हाँ लिखेंगे, यदि बल नियत हो, यदि बल नियत हो, नियत हो तो त्वरण
त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं। यदि बल नियत हो, यहां से देखिए ये F बराबर m है ना, F बराबर m है, तो F बटे में m लिख सकते हैं बराबर a ना, m को ले आएंगे इधर तो बटे में आएगा ना, तो अब ये बटे में हो गया तो इसका मतलब a के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक ना, बटे में होने का मतलब हमने पहले ही बताया कि जब बटे में रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर F को रोक दिया जाए, F नियत हो मतलब एक समान बल लगे, नियत का मतलब एक समान बल लग रहा हो, ठीक ना, बल बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो अगर ये नियत हो जाए तो जो त्वरण होता है वो द्रव्यमान यम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझो, अब यहाँ पहले लिख लो F अर्थात A व्युत्क्रमानुपाती 1/m, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती यम, चाहे अनुक्रमानुपाती 1/m बोलेंगे, चाहे व्युत्क्रमानुपाती यम बोलेंगे, ठीक ना, ए व्युत्क्रमानुपाती m हो गया ये। अब इसका मतलब समझिए, जितना ज्यादा द्रव्यमान की वस्तु रहेगी, ठीक ना, अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे, द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो उसमें त्वरण कम उत्पन्न होगा, ठीक ना, द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो त्वरण कम उत्पन्न होगा। अगर बल एक ही बल लगाना है, ठीक ना, आप जानिए अगर एक ही वस्तु पर दो बल लगाना होता है तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको एक छोटे पत्थर को फेंकना है, ठीक ना, और एक इतने बड़े पत्थर को फेंकना है, किसको आप ज्यादा दूर फेंकोगे, छोटे वाले को ना, क्यों, क्योंकि वही होता है जिसका द्रव्यमान कम रहेगा उसमें त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा, समझ रहे हैं, द्रव्यमान कम यानी कि पत्थर, छोटा पत्थर में द्रव्यमान उसका कम होगा ना, तो त्वरण ज्यादा है, मतलब कि वो ज्यादा वेग से उसको फेंक सकते हैं, वेग में वृद्धि होगी ज्यादा, ठीक है, तो उसमें त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा। अगर बड़ा पत्थर हो जाएगा तब त्वरण कम उत्पन्न होगा, ठीक ना, तो यही है, इसका मतलब यही है बल। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ऐसे होता है इसका ग्राफ, AF, ठीक है, समझ रहे हैं ना, जितनी हल्की वस्तु होगी उस पर उतना ज्यादा दूर फेंका जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि द्रव्यमान कम तो त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। और सुनिए, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि सर बहुत ज्यादा हल्की हो जाएगी तब, जैसे मान लीजिए एक रुई को फेंकना हो, है ना, रुई बहुत हल्की हो जाएगी, एक छोटा सा पत्थर को फेंकना, रुई एकदम हल्की है, उसका द्रव्यमान बहुत कम है, लेकिन उसको फेंकेंगे तो दूर नहीं जाएगी, है ना, बल्कि पत्थर जो होता है, जो वजन होता है वो दूर चला जाएगा, रुई को फेंकेंगे तो दूर थोड़े जाएगा। तो इसमें ये होता है ना कि इसमें जो वायु का प्रतिरोध होता है ज्यादा लग जाता है, रुई में जो वायु का प्रतिरोध हो, वायु जो उड़ा, अगर वायु नहीं रहती तब फेंकते तो रुई ज्यादा जाती, लेकिन फेंकेंगे इधर तो वायु रहती है ना, तो वायु का जो है फोर्स ज्यादा लगता है उस पर, ठीक ना, तो इसलिए वो क्या करता है, वो रुक जाता है, ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। रुई पर एकदम हल्का हो जाएगा तो उस पर वायु का प्रतिरोध ज्यादा नहीं लगेगा, हवा उसको रोक लेगा। जैसे मान लो कोई खूब ऊंचे स्थान से गिराना हो, रुई को गिराना हो और पत्थर को, तो रुई तो उड़ते उड़ते इधर उधर पता नहीं कहाँ जाते जाते पता नहीं कब गिरेगी, ठीक ना, तो उस पर वायु का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा लगता है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जाती है। बाकी सब में यही काम करेगा कि जितनी हल्की वस्तु रहेगी वो उतना ज्यादा जाएगी, वजन वस्तु, ठीक ना, कम दूर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन के, क्या, हाँ वजन वस्तु ज्यादा दूर जाएगी, नहीं वजन वस्तु कम दूर जाएगी, हल्की वस्तु ज्यादा दूर जाएगी, ठीक है, यही ना हमने कहा, यही ना बताता है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम का निष्कर्ष जो है कि द्रव्यमान कम रहेगा तो त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा, त्वरण ज्यादा उत्पन्न होने का मतलब ज्यादा दूर जाना, ठीक ना, नोट कर लेंगे इसको। अब देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, हमने न्यूटन का नियम पढ़ लिया, न्यूटन का द्वितीय नियम, उसका गणितीय गणना पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, उसका निष्कर्ष क्या निकला वो पढ़ लिया, और उसका व्यवहारिक उदाहरण मतलब दैनिक जीवन में इसका उदाहरण क्या होता है, मतलब यहाँ दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का क्या योगदान है, ठीक ना, दैनिक जीवन, जैसे मान लो क्रिकेट तो आप लोग भी खेलते होगे, ठीक ना,
क्रिकेट जब खेलते हैं तो कैच जब लेता है खिलाड़ी, ठीक है, क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेना, ऐसा क्यों किया जाता है जानते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण है, ठीक ना। न्यूटन बाबा का दूसरा नियम है, ठीक है, वहां पे काम करता है। न्यूटन बाबा का द्वितीय नियम ये काम करता है वहां पे कि देखिए, जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट कैच को लेता है तो कैच लेता है तो हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, ठीक ना। क्यों खींचता है? क्योंकि वेग को जो है अचानक कम, वेग जो है अचानक शून्य ना हो पाए। अगर वेग अचानक शून्य हो जाएगा, ठीक है, वेग अचानक शून्य हो जाएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण भी नहीं होगा, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। मतलब शून्य होने का मतलब त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, वेग में कमी आएगी अचानक तो त्वरण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो है चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक ना, चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है और कैच भी छूट सकता है, ठीक है। तो जब कोई खिलाड़ी जो है कैच को लेता है तो हाथ को पीछे की तरफ खींचता है कि थोड़ा सा समय दे उसको, ठीक ना, वेग में परिवर्तन सॉरी वेग अचानक शून्य न होने दे, ठीक ना। वेग में जो है वेग को कम होने में, शून्य होने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगाए, तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा तो उसमें चोट नहीं लगेगी, ठीक ना, तो बल कम लगेगा उस पर, तो हाथ पर चोट लगने से बचा जा सकता है और कैच को आसानी से लिया जा सकता है, ठीक ना, समझ रहे हैं। अब देखिए, ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना, जो ऊंची कूद का खिलाड़ी होता है, ठीक है, वो स्पंज के गद्दे पर गिरता है तो गद्दा क्या होता है? नीचे जाता है, ठीक ना, नीचे धंसता है ना, धंसता है फिर ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वेग अचानक शून्य ना हो। जब भी वेग अचानक शून्य हो जाएगी तो इसका मतलब चोट लगेगी ज्यादा, ठीक है, चोट ज्यादा लगेगी व्यक्ति को, अगर व्यक्ति द्वारा कोई काम किया जा रहा है उसमें वेग को अचानक कम कर दिया जाए। और इसलिए देखेंगे देहात में जो होता है, लंबी कूद जो कूदी जाती है, चाहे मतलब कि ऊंची कूदी, तो मान लो स्पंज उस्पंज नहीं है तो क्या मिट्टी को खोद दिया जाता है, ठीक ना, फरसा वर्षा से, फावड़ा से क्या किया जाता है? मिट्टी को खोदा जाता है। मिट्टी को खोदने का मतलब क्या हुआ कि अब मिट्टी में पैर थोड़ा धसेगा, धीरे धीरे जो है जाएगा, ठीक ना। अगर मिट्टी खोदी नहीं रहेगी तब ऐसे कूद कर देखो क्या होता है, बहुत ज्यादा चोट लगेगी, ठीक ना, अचानक वेग शून्य हो जाएगा, वेग अचानक शून्य हो जाएगा तो बल ज्यादा लगेगा, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। तो उसमें जो है आपको चोट लगने की संभावना ज्यादा रहेगी, समझ रहे हैं, चोट लगने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए मिट्टी को खोदा जाता है, क्यों कि उसमें जो है पैर और धंसेगा थोड़ा, तो उसको जो है वेग को परिवर्तन करने में क्या होगा, समय बढ़ जाएगा, हाँ ठीक ना, समय में परिवर्तन हो मतलब समय लगेगा कुछ, तो कुछ समय लगेगा तो चोट लगने से बचाया जा सकता है। इसलिए ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना, ठीक ना। अब कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना, टाइल ओइल लगी रहती है ना कराटे वाले में, ठीक है, कराटे खेल में, तो क्या करते हैं, हाथ से मारते हैं और टाइल छिटक जाती है, ठीक है, चाहे बर्फ की सिल्ली उल्ली को सब फोड़ देते हैं। क्यों इसलिए फोड़ देते हैं, इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि उसमें जो है तुरंत एक ही पर जो है मतलब कि एक ही पर क्या रहता है, तह लगा कर रखा हुआ रहता है, ठीक ना। कराटे खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों का समूह लगा रहता है। अब उसको मारेंगे तो संवेग तुरंत शून्य हो जाएगा, ठीक है, वेग जल्दी शून्य होता है। अब वो धंसता नहीं ना है, अब उसी तरह धंसने वाला चीज हो जाता, ठीक ना, फ्लेक्सिबल हो जाता तो वो टूटता कभी नहीं, टूटेगा तो टूट मतलब टाइट रहता है एकदम, हम मारेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सब लोग नहीं, तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है, चोट लग जाएगी। कराटे वाले करते हैं, कराटे के खिलाड़ी जो होते हैं। गाड़ियों में स्प्रिंगों का प्रयोग करना, गाड़ी में स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, सॉकर जिसको कहते हैं, सॉकर होता है ना, बाइक में भी होता है और रेंजर बाइसिकल जो होती है उसमें भी होता है। और उसके बाद हर वाहन जो होती है, 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, उसमें सॉकर लगा होता है, शॉक करता है वो, ठीक ना, क्या करता है कि उसमें जो है वेग को तुरंत शून्य नहीं होने देता है। अब स्प्रिंग जो लगा होता है धीरे धीरे जाएगा फिर ऊपर ऐसे आएगा, ठीक ना, इससे क्या होता है, चोट कम लगती है। अच्छा, बिना बिना सॉकर वाला साइकिल चला कर देखो और सॉकर वाला, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और वहां पे अगर कोई जो रास्ता ठीक ठाक नहीं है तो साइकिल जंप करती है तो उसपे थोड़ा चोट लगती है, लेकिन वो जो होता है रेंजर स्प्रिंग वाला ना, तो आराम से दब जाता है फिर उड़ जाता है, उसमें चोट नहीं लगती है, ठीक ना। तो समझ सकते हैं गाड़ियों में स्प्रिंगों का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक ना, तो हमने बता दिया। बॉक्सर का अपना सिर पीछे की तरफ खींचना, बॉक्सिंग में जब होता है हमारा इस तरह डिसम डिसम होगा ना, तो क्या होगा, बॉक्सिंग में जब कोई चोट मारेगा तो अपना इस तरफ पीछे की तरफ खींचेंगे। अगर मान लो इस तरह मारे और इसी तरह कर दो, तब बताओ कितना चोट लगेगा। और उधर के मार रहा है, उधर तुम ले जा रहे हो सिर को, तो चोट बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक ना।
चोट ज्यादा लगेगी। लेकिन आप पीछे की तरफ करेंगे तो थोड़ा उसमें वेग परिवर्तन में समय बढ़ जाएगा, समय अंतराल बढ़ जाएगा। जब समय अंतराल बढ़ेगा तो चोट कम लगेगी, ठीक ना। नहीं तो उसी तरफ टाइट रहो, मार खाओ मार, ठीक है। मार उड़ के फोड़ फाड़ देगा, एकदम चोट लग जाएगी ज्यादा, ठीक है। इस पीछे की तरफ खींचने से क्या होता है, समय अंतराल बढ़ जाता है, वेग में परिवर्तन होने में समय अंतराल बढ़ जाता है, इससे चोट कम लगती है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे बल का आवेग, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे आप, बल का आवेग। बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स, ठीक ना। बल का आवेग, इसमें लिखेंगे यदि कोई बल, यदि कोई बल अत्यंत कम समय के लिए, समय के लिए किसी पिंड पर लगाया जाता है, किसी पिंड पर लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो अत्यंत कम समय के लिए किसी पिंड पर लगाया जाता है तो बल और समयांतराल का गुणनफल, समयांतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है, आवेग कहलाता है, आवेग कहलाता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। करते हैं अर्थात आई बराबर एफ गुणे डेल्टा टी, यहाँ आई एफ क्या है, यह बल है, और डेल्टा टी क्या है, समयांतराल, समयांतराल, ठीक है। अब इसको समझिए, जो बल का आवेग होता है ये होता क्या है, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने लिखा, हम लोगों ने लिखा। अब देखिए, अब इसको समझते हैं क्या होता है। यदि कोई बल, ठीक ना, कोई भी बल हो, अत्यंत कम समय के लिए, अत्यंत सूक्ष्म समय के लिए, बहुत कम समय के लिए किसी पिंड पर लगाया जाता है, ठीक है ना। किसी भी पिंड पर एकदम कम समय के लिए लगाया जाता है कोई बल, तो इसे बल का आवेग कहा, सॉरी, कम समय के लिए लगाया जाता है तो बल और समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहा जाता है, ठीक ना। समझ रहे हैं, जो बल लग रहा है, जितना भी बल लग रहा हो और अत्यंत सूक्ष्म समय के लिए लगता है, अत्यंत कम समय के लिए, तो जो कम समय होता है, कम से कम समय, उसका और बल का गुणा कर देंगे तो हमको आवेग मिल जाएगा, ठीक ना। बल के आवेग की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करेंगे तो अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल जो होगा वो ले लेंगे, और जो बल लग रहा है वो दोनों का गुणनफल कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बल का आवेग प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। गुणनफल समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। देखिए, बल का आवेग कहिए चाहे केवल आवेग कहिए, एक ही बात होती है, ठीक ना। तो नोट कर लेंगे इसको। अब हमने संवेग पढ़ लिया, आवेग पढ़ लिया, अब दोनों में संबंध क्या होता है ये जानेंगे, ठीक ना। जब दोनों पढ़ लिए तो उसमें संबंध जो होता है उसको जानने की कोशिश करें। लिखेंगे आवेग तथा संवेग में संबंध, आवेग तथा संवेग में संबंध। आवेग तथा संवेग में संबंध,
संबंध, ठीक है। आवेग और संवेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। चलिए अब इसमें संबंध क्या होता है ये जानते हैं, ठीक ना। आपने पढ़ा होगा न्यूटन बाबा का प्रथम नियम, द्वितीय नियम पढ़ा है, ठीक है। तो न्यूटन बाबा के द्वितीय नियम से क्या लिखेंगे, न्यूटन बाबा के मतलब न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम का जब गणितीय गणना किया गया था, ठीक है, तो याद है क्या हुआ था, F बराबर ma था ना। अब F बराबर m, a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा v बटे में डेल्टा t लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। वेग परिवर्तन, ये समय अंतराल हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है। और अभी अभी आप आवेग का जो सूत्र पढ़े हैं, आवेग से, ठीक है, आवेग के सूत्र से आवेग का सूत्र क्या होता है, I बराबर I प्लस इनटू डेल्टा टी। आवेग के सूत्र से I इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डेल्टा टी होता है ना। इसको समीकरण 2 बना लीजिए, समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए, अब F का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 1 से F का मान, ठीक ना, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से F का मान इतना है ना, अब ये है ना, हाँ यही है। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ये समीकरण 2 है, तो F का मान इसमें रखिए, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर F के जगह पर इतना रख दीजिए, m गुणे डेल्टा v बट्टे में डेल्टा t, ठीक ना, इतना हो गया। और ये क्या बचा, अब इसमें इसी में रखे हैं, F के जगह पर अभी इतना रख दिए, और क्या बचा, डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म कर दीजिए, तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर m इंटू डेल्टा v। अच्छा, एम भी को क्या कहते हैं पता है, एम भी को क्या कहते हैं, एम भी को क्या बोलते हैं, नहीं पता है, आप पढ़े थे मोमेंटम बराबर क्या होता है, संवेग P बराबर नहीं पढ़े थे, डेल्टा v बटे में, संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये ना पढ़े थे, तो यही तो है द्रव्यमान गुणे वेग, है ना, इसी को ना कहते हैं संवेग जी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, संवेग लिख सकते हैं ना, ये जानते ही हैं, इससे इसको डेल्टा भी कहो चाहे केवल एम भी पढ़े थे ना, तो भी ही है, यहाँ क्या हो जाएगा, इतना से I बराबर एम भी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P लिख सकते हैं, ना, नहीं लिख सकते हैं, देखिए एम भी होता है P बराबर, संवेग बराबर एम भी होता है ना, द्रव्यमान गुणे वेग, तो I बराबर P आ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, संवेग और आवेग दोनों क्या होता है, एक ही होता है, ठीक ना। ये अत्यंत सूक्ष्म समय के लिए आवेग होता है, और संवेग जो है ज्यादा समय रहेगा तब के लिए होता है, ठीक ना। ठीक है, डेल्टा भी है यहाँ, तो परिवर्तन यहाँ लिख लेंगे, डेल्टा P भी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन है, I बराबर संवेग में परिवर्तन, मतलब आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, अतः आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, ठीक है, नोट कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 kg द्रव्यमान की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग परिवर्तन करने के लिए
आवश्यक आवेग का मान ज्ञात कीजिए। आई आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। क्या दिया हुआ है पहले वे लिख लेंगे, वो लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 4 kg दिया हुआ है, एम का मान 4 kg हो गया, ठीक है। और उसके बाद 5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग परिवर्तन मतलब डेल्टा भी का मान हो गया 5.0 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। अब आपसे पूछा है आवेग आई बराबर, जब हम लोग मतलब जब देखे होंगे आप, जब आई और पी में संबंध बता रहे थे, ठीक ना, मतलब कि आवेग और संवेग में संबंध बता रहे थे, तो एक जगह ऐसा आया था, ठीक है, आई बराबर एम डेल्टा भी आया था ना। तब इसके बाद हमने इसको क्या लिख दिया था, आई बराबर संवेग परिवर्तन, ठीक है, ऐसा लिखा था ना हमने। इसको भी आप बॉक्स में कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सूत्र है, ठीक ना। तो यही काम करना है, आई बराबर एम इंटू डेल्टा भी। तो आई बराबर एम का मान कितना है 4 और डेल्टा भी का मान 5, तो आई बराबर क्या हो गया 20, ठीक है। अच्छा इसका मात्रक नहीं बताया था ना, मात्रक नहीं बताया था। देखिए आई बराबर हमने क्या पढ़ा था, आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी ना। तो इससे अब यदि इसका मात्रक निकालेंगे हम लोग, इससे यदि इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका न्यूटन हो जाएगा, और इसका क्या होता है समय का सेकंड होता है ना, सेकंड होता है। इसको लिख देंगे न्यूटन सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा। और यह एक सदिश राशि है, ठीक है, नोट में एक बल्कि लिख लेंगे, नोट में लिख लीजिए, आवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, तथा इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड या न्यूटन सेकंड होता है, सेकंड होता है, नोट कर लेंगे। हाँ, किलोग्राम मीटर यहाँ प्रति सेकंड हो जाएगा अगर किलोग्राम करेंगे तो, ठीक ना। देखिए यहां से कैसे होगा, ये जो आपका है कहाँ गया, ये क्या होता है, यम का मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का किलोग्राम ना, और डेल्टा भी का क्या होता है मतलब भी का मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, नोट कर लेंगे। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल तथा बल का आवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है, बल भी ज्ञात करना है और बल का आवेग भी ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ, ये है संवेग ना, संवेग में दिया हुआ है 1 मिनट में, मतलब ये समय है, 1 मिनट में संवेग कितना हो जाता है, इतना से बढ़कर इतना हो जा रहा है। संवेग मतलब P1 एक लिख लीजिए, P1 बराबर 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। P2 लिख लीजिए, P2 कितना है 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। क्योंकि संवेग जो है, संवेग लिखा है तो 2 संवेग दिया है, तो पहला P1 P2 लिख लेंगे। P जो है संवेग को प्रदर्शित करते हैं P से। अब उसके बाद हो जाएगा समय, समय दिया हुआ है T बराबर 1 मिनट, ठीक ना। 1 मिनट को आप क्या करेंगे सेकेंड में बदल लेंगे, T बराबर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा ये 1 गुणे 60 बराबर 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। अब आपसे पूछा क्या है, बल ज्ञात कीजिए और बल का आवेग ज्ञात कीजिए। तो F बराबर आप जानते हैं क्या होता है, F बराबर डेल्टा। अच्छा, अब संवेग पहले निकाल लीजिए। संवेग P बराबर क्या होता है, डेल्टा P निकालिए, डेल्टा P बराबर होता है P2 माइनस P1, होगा ना। ये संवेग परिवर्तन ऐसे निकलता है, अगर डेल्टा P लिखा हुआ है तो उसको P2 माइनस P1 कहते हैं, ठीक ना। P2 माइनस P1 को डेल्टा P लिख सकते हैं। अब देखिए P2 माइनस P1, P2 क्या है 800, ठीक ना, P1 क्या है 200, तो क्या हो जाएगा
600 आ गया ना डेल्टा पी का मान, मतलब 600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपसे मतलब बल पूछा है, ठीक है, बल और आवेग। तो बल F बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, F बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बटे में डेल्टा T लिख सकते हैं ना। यस सर। F बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P का मान आया 600 और T का मान 60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दाव में 60, कितना आ गया, 10 न्यूटन का बल लगा। ठीक ना, हम लोगों ने बल तो ज्ञात कर लिया। अब हमसे क्या पूछा है, आवेग। ठीक है, बल का आवेग भी ज्ञात करना है, बल तो ज्ञात हो गया ना, अब आवेग ज्ञात करिए। आवेग कैसे ज्ञात करेंगे, आवेग बराबर क्या होता है, आई बराबर संवेग परिवर्तन होता है, संवेग परिवर्तन होता है ना, संवेग परिवर्तन मतलब आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन। या फिर आप क्या पढ़े हैं, आई बराबर डेल्टा पी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी कितना आया है, डेल्टा पी 600 केजी मीटर प्रति सेकंड, 600 केजी मीटर प्रति सेकंड, ये आवेग हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। एक आंसर ये हो गया आपका, एक ये हो गया, नोट करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।